साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान। एक बार पुनः आपके बीच मौजूद हूं आपके पसंदीदा चैनल अमेजिंग बायोफंडा के साथ। आप सभी छात्रों, अभिभावकों, विज्ञान विषय के प्रति रुचि रखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपने मेरे पिछले वीडियोस को काफ़ी अच्छे कमेंट दिए, काफ़ी लाइक किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा कंटेंट छात्रों के लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। साथियों, आज बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के सेकंड पार्ट के विषय में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कक्षा 11 की जो पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट, वो है जीव जगत में विविधता या डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसी के पहले चैप्टर यानी जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के दूसरे पार्ट के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मां शारदे को नमन करते हुए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। साथियों, आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, जिसे हम टैक्सोनॉमी या सिस्टेमैटिक्स भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी जैव विविधता की, और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से अधिक जंतु और वनस्पति जातियां मौजूद हैं। साथियों, अगर हमें इन जातियों का अध्ययन करना हो, इनमें से प्रत्येक जीव को अलग अलग पढ़ पाना क्या संभव है? जवाब होगा नहीं। 1.7 मिलियन जीवों में से अगर हम प्रत्येक जीव को अगर हम एक दिन पढ़ते हैं या एक दिन उसके बारे में जानते हैं, तो हमें 1.7 मिलियन डेज चाहिए होंगे सभी जंतुओं के बारे में पढ़ने के लिए। क्या किया जाए, किस प्रकार से हम विज्ञान विषय के अंतर्गत किस प्रकार से हम इनको बहुत कम समय में और काफी आसानी से समझ पाएं, उसके लिए हमें इन चीजों को एक क्रम में अरेंज करना बहुत अधिक आवश्यक है। साथियों, आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पुरुष और महिलाएं इसमें आपको नजर आ रही हैं। इसमें महिलाओं को एक तरफ और पुरुषों को एक तरफ रखा गया है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं, एक बहुत ही कॉमन भाषा में कहूं, तो वर्गीकरण को अगर हम समझें तो वर्गीकरण का मतलब होता है आसानी से दृश्य लक्षणों के आधार पर दो चीजों को अलग करना, सेपरेट करना। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, महिला और पुरुष, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। उन्हें आप देख करके बाहर से ही पहचान सकते हैं, तो आपने उन्हें दोनों को ही अलग अलग कर दिया, अर्थात उनको वर्गीकृत कर दिया। तो इसी प्रकार वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान में भी आप क्या करेंगे, अनेकों जंतु जातियों, वनस्पति जातियों और उनकी जातियों, प्रजातियों को आप इसी प्रकार से अलग अलग वर्गों में या समवर्गों में बांटते हैं और फिर आप उसके बाद में उनको एक अरेंज्ड वे में रखते हैं और उसके बाद आप उनका अध्ययन करते हैं। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी की आवश्यकता क्यों? भला हमें वर्गीकरण विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? तो साथियों, ये 1.7 मिलियन से अधिक जंतु एवं पादप जातियों, प्रजातियों के अध्ययन को सरल, सुगम, व्यवस्थित एवं बोधगम्य बनाने हेतु एक सार्वभौमिक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। जैसा कि हमने पहले भी बताया, 1.7 मिलियन से अधिक जंतु जातियां हैं। अब इनके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए और बोधगम्य, आसानी से समझ में आने के लिए एक अलग सी संस्था की आवश्यकता पड़ी। विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के भीतर भी एक अलग सी ब्रांच, एक अलग सी शाखा का एक आविर्भाव हुआ, जिसका केवल यही काम है कि वो जीव जातियों को पहचाने, उनको नाम दे और उनको वर्गीकृत करे। आगे बढ़ते हैं। जैव वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों को एक ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है जिनमें उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके। परिणाम स्वरूप उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर उनको व्यवस्थित करना, उनको पहचानना, उनका नामकरण करना और उनको वर्गीकृत करना, और ताकि आप उस वर्ग के किसी एक जीव के लक्षण का अध्ययन करके आप उस वर्ग के अन्य जीवों के लक्षणों के बारे में भी पता कर सकें। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमें वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साथियों, आप इसमें कुछ क्रिस्टल्स देख रहे हैं, जिनमें से कुछ पीले हैं, कुछ हरे और कुछ नीले हैं। इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। सपोज आपको अगर ये कहा जाए, आपको इन तीनों के तीनों क्रिस्टल्स को मिला दिया जाए एक डब्बे में। हमने इन तीनों को मिलाया और मिलाने के बाद में फिर हमने आपसे पूछा कि आप बताइए, आप इनके लक्षणों के बारे में, इनके टेस्ट के बारे में, इनके जो कंपोजिशन है उसके बारे में आप बताइए। तो साथियों, बताइए आप कैसे बताएंगे?
कहीं ना कहीं अगर आप एक एक दाने को अगर आप स्टडी करना शुरू करेंगे या एक एक दाने को लेकर के हाथ पर और उससे बताने की कोशिश करेंगे कि इस दाने में ये है, इस दाने में ये है, तो इस तरीके से अगर माने 1000 दाने पे तो आपको 1000 दानों को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जीव जातियां होती हैं। अगर माना ये 3 जीव जातियों को अगर हम मान लें, अगर ये 3 जीव जातियां हैं और इनके जीव एक परिवेश में रह रहे हैं और आपको एक एक जीव की अगर स्टडी करनी पड़े तो आपको बहुत समय लग जाएगा और फायदा होगा निल। लेकिन अगर वहीं आपको कहा जाए कि आपको स्मार्ट स्टडी के द्वारा ये बताना है कि इसको किस प्रकार से आप इनके कंपोजिशन के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन जो दानों को इनके बाह्य आकारिक या लक्षण यानी इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इनके रंग, इनके आकार के आधार पर आप इनको अलग करेंगे। तो इस आधार पर आपने क्या किया, आपने इन तीनों को अलग अलग कर लिया। आपने एक तरफ पीले, एक तरफ हरे और एक तरफ नीले, यानी कि इन तीनों को सेपरेट कर दिया। तीनों को सेपरेट करने के बाद आपको इन 1000 दानों में से सिर्फ 3 दानों को लेना है, वो भी 3 रंग के। एक आप पीला दाना उठाएंगे, एक हरा और एक नीला, और आप इन तीनों दानों की स्टडी करने के बाद आप आराम से इनके पूरे समूह के बारे में बताते हैं। अर्थात अगर आप पीले दाने को स्टडी करके आप पीले दाने के लक्षण बताते हैं तो पूरे के पूरे समूह यानी पूरे के पूरा जो पीले दानों का जो ग्रुप है उसके बारे में बताता है। सेम इसी प्रकार से हरे और इसी प्रकार से नीले के लिए। तो इसमें आपने स्मार्ट तरीके से क्या किया, आपने इन्हें अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया और वर्गीकृत करने के बाद में आपने उनके ग्रुप के किसी एक मेंबर की स्टडी की और आपको पूरे ग्रुप के लक्षणों के बारे में पता लग गया। वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के कारण जीवों को अब केवल उनके बाह्य आकारिक लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकृत नहीं किया जाता, बल्कि उनके जीवाश्मीय और विकासीय संबंधों, आनुवंशिक एवं जैव रासायनिक संगठन के प्रमाणों की सहायता भी ली जाती है ताकि उन्हें उचित वर्ग में रखा जा सके। आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण है क्या, दरअसल क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन साथियों आप अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। अब देखिए जानते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर जीवों को सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी बात की थी, आसानी से दिखाई देने वाले कुछ बाह्य कैरेक्टर के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में रखने का या वर्गीकृत करने का तरीका ही वर्गीकरण कहलाता है। और अगला है साथियों, जीवों को उनकी समानता, असमानता एवं विकासीय संबंधों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने का वैज्ञानिक तरीका वर्गीकरण कहलाता है। जब आप जीवों को एक समान दिखने वाले जीवों को या आप एक समान पूर्वजों से उत्पन्न होने वाले जीवों को जब आप एक समूह में रखते हैं और जो उनसे इतर या जो उनसे अलग दिखते हैं उन जीवों का आप दूसरे वर्ग में रखते हैं, तो यही आपका वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, समान लक्षणों वाले और एक समान विकासीय प्रक्रम से संबंधित जीवों को एक वर्ग में रखते हैं और जो उसके इतर हैं, जो उससे असमान जीव हैं, उन्हें हम अलग वर्ग में रखते हैं। विज्ञान या वर्गीकरण दरअसल टैक्सोनॉमी या सिस्टेमैटिक्स है क्या। तो टैक्सोनॉमी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण से संबंधित है, वर्गीकरण कहलाती है। दरअसल जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण विज्ञान है साथियों, इसका काम है जीवों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको एक नाम देना, और नाम भी कैसा, जो कि वैज्ञानिक नाम हो, सार्वभौमिक नाम हो, और जिसे इंटरनेशनल नियमों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर उन्हें एक जीव वैज्ञानिक नाम देना और उनको उनके बिल्कुल सही वर्ग में, जिस सदस्य से बहुत ज्यादा समान हो या जिस परिवार या जिस कुल के वो हों या जिस वंश के वो हों, उसमें उनको रखना। वो आप आगे देखेंगे किस प्रकार से। अगला है वर्गीकरण विज्ञान के पिता। साथियों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लिने इनका पूर्व नाम था। ये ही आपके वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी के जनक, या जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, थे। कैरोलस लीनियस की पुस्तक, जिस पुस्तक में इन्होंने वर्गीकरण की प्रणाली का उल्लेख किया था, उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर या सिस्टेमा नेचुरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे भी बहुत ध्यान रखेंगे। अगला इनका योगदान, कैरोलस लीनियस ने ऐसा क्या किया या ऐसा कौन सा योगदान दिया सिस्टेमैटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में या सिस्टेमैटिक्स की नींव रखने में, जो कि हम इन्हें फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो साथियों इनका योगदान है, इन्होंने वर्गीकरण एवं जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति दी।
अर्थात जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति देना इनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक है, सबसे बड़े योगदान में से एक है। एक बार इससे भी देख लेते हैं साथियों। आप इसमें कैरोलस लिनियस जी का चित्र देख रहे हैं। वे एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इनके दो महत्वपूर्ण योगदान इसमें बताए गए हैं। पहला है अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक ये आप हायरार्की देख रहे हैं, आप इसे आगे भी पढ़ेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो ये एक हायरार्की है, एक सीढ़ी जैसा पदानुक्रम है जो कि निम्न से उच्च स्तर की ओर जा रहा है। तो ये इनके एक बहुत बड़ा योगदान था। और इसके अलावा बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर अर्थात द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति अर्थात जीवों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके विषय में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं साथियों नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। एक प्रश्न बहुत बार आप लोगों के मन में उठता होगा कि अब इतने सारे जीव इस पृथ्वी पर हैं, अब इतने सारे जीवों का नामकरण कैसे किया जाएगा, इनका नामकरण कौन करेगा, कैसे करेगा, किस आधार पर करेगा, क्या इसका कोई तरीका है या कुछ नियम है। तो आइए साथियों इसी को बताने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि दरअसल जीवों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो कि जीवों का नामकरण करती हैं और वह नामकरण इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं ICZN की। इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साथियों ये संस्था ICZN यह केवल जंतुओं के नामकरण का कार्य करती है। दूसरी शाखा है ICBN, इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स इस संसार में हैं उन सभी प्लांट्स को पहचानना, उनका नामकरण और उनको वर्गीकृत करने का कार्य ICBN करती है। अगला है ICBAN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। जितने भी बैक्टीरियाज हैं उन सभी का नामकरण और वर्गीकरण इसी शाखा के द्वारा या इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। दूसरा है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। संसार में पाए जाने वाले सभी वायरसों का पहचान, नामकरण और वर्गीकरण यही शाखा करती है। साथियों यहाँ पर एक शब्द और डाला है मैंने, IUCN। माफ कीजिएगा लेकिन ये नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर डालने का कारण ये है कि यह कई बार इन्हीं जो आपके शॉर्ट नेम्स हैं इन्हीं के साथ में ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको याद रहे। दरअसल ये एक प्रकृति को कंजर्व करने वाली, प्रकृति संरक्षण करने वाली एक संस्था का नाम है। ये है IUCN, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को करने वाली एक संस्था है। इसके साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद, सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों एवं उन सभी स्रोतों का जहां से यह सामग्री ली गई है, उन सभी को मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथियों आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साथियों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल अमेजिंग बायो फंडा लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें अपडेट्स सबसे पहले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमेजिंग बायो फंडा चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।